नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोगों ने अपनी एजुकेशन सब्जेक्ट यानी कि शिक्षा शास्त्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है, उसी का आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। और ये जो मेनली टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, विषय क्षेत्र, उद्देश्य एवं शिक्षा के अभिकरण। ठीक है, इनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो वेद किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं है। इसके बाद ईश्वर की स्तुति में ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, तीसरा है वेद का शिक्षण कर्म मार्ग से संबंधित है। चौथा है आपका उपनिषेदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। वेदांत यजुर्वेद का अंतिम भाग है। ठीक तो यहाँ से सही की बात अगर करें तो वेद किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं है, ये सही है। ईश्वर की स्थिति में ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई है, ये भी सही है। और वेद का शिक्षण कर्म मार्ग से संबंधित है, तो ये भी सही है आपका। उपनिषदों को क्या बोला जाता है? वेदांत भी बोला जाता है, ये भी सही बात है। वेदांत यजुर्वेद का अंतिम भाग है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी आपके पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल और इसके बाद नॉन फॉर्मल एजेंसी होती है, नॉन फॉर्मल एजेंसी। ठीक है, उनकी बात की गई। तो परिवार किससे संबंधित है? निरौपचारिक अभिकरण से। विद्यालय औपचारिक, मतलब विद्यालय को क्या बोला गया? फॉर्मल एजेंसी। ठीक है, राज कैसा है? अनौपचारिक अपकरण। ठीक है, इसको इनफॉर्मल। इसके बाद आपका है स्काउट गाइडिंग, निरौपचारिक अभिकरण में आता है। ठीक, तो और जो परिवार निरौपचारिक में नहीं आता है, ये किस में आता है आपका? अनौपचारिक में आता है। ठीक है, परिवार आपका कैसा आता है? नॉन फॉर्मल एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है? परिवार की बात की गई, जो औपचारिक ना होगी किसमें आता है? औपचारिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को समाज की एक उप प्रणाली समझा जाता है क्योंकि इसकी अपनी एक जटिल संरचना है, इसके अपने सुपरिभाषित उद्देश्य एवं कार्य हैं, और यह एक आवश्यक सेवा है जो समाज को व्यक्ति को प्रदान करनी होती है। समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति शिक्षा की प्रभावशाली प्रणाली पे शिक्षा की कार्य प्रणाली समाज पर निर्भर करती है। मतलब समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति किस पे निर्भर करती है? शिक्षा पे। और इसी के साथ शिक्षा की जो कार्य प्रणाली है वो किस पे निर्भर करती है? समाज पे। मतलब दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं एक पूछा गया है जो यूपी में हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, वहाँ 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और आप यहाँ पे टॉपिक भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अब माध्यमिक शिक्षा को क्या बोलते हैं? मुदालियर शिक्षा भी बोला जाता है। ठीक है, मुदालियर आयोग। ठीक है, उसकी बात पूछी जा रही है। तो शिक्षा का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित नहीं है। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान का विकास। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान का विकास, बाकी सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, छात्रों को एक सारणी में दिए गए परिचित आंकड़ों की सहायता से ग्राफ खींचने को कहा गया। मतलब छात्र को कोई डेटा या डायग्राम दे दिया गया, उसी हिसाब से बोला गया ऐसे आपको इसको देख के ग्राफ खींचना है। तो कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है यहाँ पे? ठीक, मतलब उनको कोई चीज दे दी गई है, कोई कंटेंट दे दिया गया, उससे उनको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनको यूज करेंगे। ठीक है, और
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रयोग, मतलब कोई चीज का अनुप्रयोग करेंगे जो उनकी अमूर्त स्थिति में चीजें मौजूद है उससे मिला के वो वैसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अनुप्रयोग उद्देश्य स्तर पर छात्र विभिन्न स्थूल अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान बोध के आधार पर किए गए अमूर्तकरण का उपयोग करते हैं। अमूर्तकरण क्या हो गया, जो मतलब प्रीवियस उनके एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है, उन चीजों का। और इन अमूर्त कारणों में सामान्य विचार नियम या सामान्यकृत विधि सम्मिलित होते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सामान्य विचार किस में आते हैं, अमूर्त का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पे अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज आपको दिखाई ना दे लेकिन आपके थिंकिंग प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है। इसका तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया हुआ था। ठीक है, तो शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है, ये किस में आ जाता है, प्रक्रिया में आ जाता है, प्रोसेसिंग में आ जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे शिक्षा का तात्पर्य पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। एजुकेशन का मेन पूछा गया, तत्वों का ज्ञान, तथ्यों की खोज, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में सुधार। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, तथ्यों का खोज, मतलब कोई भी चीज है उसकी उसके फैक्ट को जानना। ठीक है, शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्ति का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सब सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा का कार्य अगर पूछा जाएगा तो क्या है, संस्कृति का संरक्षण करना, सामाजिक पुनर्रचना करना, समालोचना चिंतन का विकास करना। तो ये सारे ही काम हो जाएंगे शिक्षा के। ये आपका यूपी पीसीएस जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है जिसमें एजुकेशन सब्जेक्ट जो कैंडिडेट लेते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया है। तो यहाँ पे शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, ये सबको ही पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे जॉन डीवी ने शिक्षा के कार्य के विषय में लिखा है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी एवं कुशल मानव बन सके। ठीक है, तो ये इसके शिक्षा के कार्य के अलग अलग टाइप भी दिए गए हैं कि कैसे कैसे शिक्षा काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भाव भावात्मक पक्ष उद्देश्य में घटक है। इमोशनल जो साइड होता है उसमें पूछा गया कि क्या क्या कितने घटक होते हैं उसके। तो मेनली 5 घटक होते हैं। ठीक है, एक होता है आग्रहण, कुछ विचारों सामग्री या घटनाओं के अस्तित्व के प्रति जागरूक या संवेदनशील होना, उन्हें सहन करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, आग्रहण मतलब यह हो गया कि एक्सेप्ट करना कोई भी चीज है। ठीक है, एक्सेप्टेंस। इसके बाद प्रतिक्रिया, मतलब कोई भी क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया देना, कुछ छोटे पैमाने पर विचारों सामग्रियों या घटनाओं के लिए प्रतिबद्ध है जो सक्रिय रूप से उन पर प्रतिक्रिया करके शामिल है। अनुमूल्यन हो गया, कुछ विचारों सामग्री या घटना मूल्य के रूप में दूसरों के द्वारा मानने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संगठन। संगठन का उद्देश्य मूल को पहले से धारित लोगों से जोड़ना है और इसे एक सामंजस्यपूर्ण और आंतरिक रूप से सुसंगत दर्शन में लाना है। पांचवा कौन सा है, स्वाभाविकरण और निरूपण। ये भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम स्थान पे आता है। इस स्तर में जो हमने मूल्यों को संगठित किया उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुके हैं, तो इस आधार पर हमारा व्यवहार भी नियंत्रित होता है। मूल्यों का निरूपण ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है और इससे आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। हम दृढ़ विश्वासों से मूल्यों का निरूपण करके अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब हो गया कि सबसे पहले तो हम चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, उसी हिसाब से क्रिया मतलब प्रतिक्रिया देंगे। कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि किसी चीज के बारे में नॉलेज अच्छे से नहीं है और उसको तब भी उस पे डिफाइन करना है, कोई चीज बताना। ठीक है, फिर अनुमूल्यन करेंगे, मतलब दूसरे क्या चीजों को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। संगठन का मतलब हो गया कि उस अपनी विचारधारा या दूसरों की विचारधारा को एक्सेप्ट करके एक सामंजस्यपूर्ण और आंतरिक रूप से सुसंगत करना। स्वाभाविक और निरूपण में हो गया कि यहाँ पे होता है कि सबसे उच्चतम इसको माना गया है कि हम जब ये सारी ऊपर की चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद कहाँ पे हमें कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है, दूसरे का सम्मान, आत्मसम्मान, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेंसर के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन सा विषय नहीं है? तो धर्म, गणित, शरीर विज्ञान, संगीत। तो गणित स्पेंसर के हिसाब से नहीं है। और हर्बर्ट स्पेंसर और वह एक महान अंग्रेज दार्शनिक है, समाजशास्त्री भी है, प्रसिद्ध पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्पेंसर के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में भौतिक विश्व, जैविक सजीवों, मानव मन, संगीत, नीति शास्त्र, धर्म, जीव विज्ञान तथा शरीर विज्ञान उनके पाठ्यक्रम का विषय रहा है। ठीक है, लेकिन गणित उनका विषय नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में बताता है? कौन सा मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में बताता है? तो कौन सा ऐसा विषय है? भौतिकी है। तो यहाँ पे तो अ, जो प्रैक्टिकल से संबंधित चीजें होती है वो इस यहाँ पे है कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान भी अलग हो गया, ज्योतिष शास्त्र भी अलग हो गया। भूगोल जो है वो कैसे बताता है? मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में बताता है। ठीक है, सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्थल मंडल मतलब स्थल में कौन कौन से जीव रहते हैं, इसका जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा अभिकरणों के लिए सही अनुक्रम है? मतलब शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सही अभिकरण कौन सा है, उनका एक क्रम बताना है आपको। ठीक है, पहले औपचारिक है, अनौपचारिक, फिर औपचारिकेतर। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल की बात की गई है। तो सबसे पहले ए यहाँ पे सीक्वेंस सही हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन है, विद्यालय हो गया आपका, कॉलेज, पुस्तकालय। औपचारिक में क्या है कि वहां पे आपको जाके सारी चीजें देखनी है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्लब हो गया, घर हो गया, धार्मिक स्थान हो गए, राजनीतिक दल हो गए, आदि आते हैं। जबकि औपचारिकेतर में अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विद्यालय, मतलब यहाँ पे आपको जाना नहीं है, आप आ, कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जो अनौपचारिक है उसमें क्या है कि इनमें आपको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन तब भी आप चीजों से सीखते हैं, है ना? अपने फ्रेंड ग्रुप से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? मूल्यों, जो यहाँ पे वैल्यूज की बात हो रही है, इसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो स्पेंजर ने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने, इनको 6 वर्गों में बांटा गया है। सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, इसके बाद राजनीतिक मूल्य हो गया, धार्मिक मूल्य हो गया, सौंदर्यात्मक मूल्य हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पेंजर ने इसको कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। और यहाँ पे 6 भागों के नाम भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों की वर्ग की 3 मूलभूत क्षेत्रों पर आधारित है, इसमें कौन सा अलग है? तो यहाँ पे है संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव, जो बात करते हैं हम लोग, जो ब्लूम की टेक्सोनोमी अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें बताया गया कॉग्निटिव होता है, एक आपका अफेक्टिव होता है, ठीक है, एक आपका साइको से रिलेटेड होता है। ठीक, तो प्रतिक्रियात्मक ऐसा कोई शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकृत नहीं किया गया है। 3 होते हैं आपके। कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड जितनी चीजें होगी, जैसे आपके लॉजिकल थिंकिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद अफेक्शन में हो गया, भावनात्मक में हो गया कि जो आपकी फीलिंग से जुड़ी होगी, रोना, हंसना, गाना, खुश होना, ये सारी चीजें। इसके बाद मनोचालक में क्या हो गया, जो आप के यहाँ पे इसको फिजिकल बोल सकते हैं, जैसे हाथ चला के या कुछ करके आप कोई काम करना है, उसके हिसाब से ये आ जाता है। ठीक है, और ये किसने दी है? ब्लूम के द्वारा ये दिया गया। व्यक्तित्व के 3 सीखने के नियम दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित नहीं रखता है? अभी देखो यहाँ पे 3 ब्लूम ने दिए हैं, अब उसके भी कुछ अलग अलग पार्ट है, तो उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आग्रहण होता है, अनुक्रिया होती है,
व्यवस्थापन होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कौन संबंधित नहीं है, तो भावनात्मक में आग्रहण होता है, अनुक्रिया, व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो भावनात्मक के 5 फुल पार्ट होते हैं। इसमें आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्य, संगठन, स्वाभाविकरण, ये 5 होते हैं। इसके हिसाब से प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अपकरण है। औपचारिक अपकरण अभी आपको बताया गया कि कौन सा होता है। औपचारिक फॉर्मल की अगर बात की जाए तो कौन सा होता है, विद्यालय होता है आपका। बाकी आपके कैसे हैं, सारे ये नॉन फॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की सर्वप्रथम चर्चा की थी। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की सर्वप्रथम चर्चा किसके द्वारा की गई थी, तो ये नन के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो नन के द्वारा एक परिभाषा भी देगी, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ लेते हैं। शिक्षा को ऐसी दशा में उत्पन्न करना चाहिए जिससे व्यक्ति का विकास हो सके और मानव जीवन को अपने मूल्यों मौलिक योग दे सके, अपने मौलिक योग दे सके। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है, नन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के रूप में आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। नैतिक विकास करना है, सामाजिक विकास, समस्त मानव शक्ति का पूर्ण विकास, भावनात्मक विकास करना। तो समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास करना ही सेल्फ रियलाइजेशन में या आत्मानुभूति में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक व्यक्ति उद्देश्य नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नागरिक के रूप में विकास, सौंदर्य, बोधात्मक विकास। तो व्यक्तित्व का मतलब हो गया जो मतलब खुद से रिलेटेड है। तो नागरिक के रूप में विकास ये दूसरे कहीं ना कहीं दूसरे चीज में डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो बाकी सारे हैं कि जैसे मतलब आप हैं तो आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सौंदर्य, बोधात्मक विकास। ठीक है, नागरिक के रूप में वो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे सी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पाठशाला का औपचारिक कार्य नहीं है। अब यहाँ पे पाठशाला का औपचारिक कार्य पूछा गया। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को उपयोगी ज्ञान देना, छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो परिवार की बात आ गई तो यहाँ पे औपचारिकता खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि ये अलग। यहाँ पे देखो जो फैमिली सॉरी सोसाइटी की जो एजेंसी के बारे में बात की जाती है उसमें ही फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो परिवार की यहाँ पे बात आ गई इसलिए ये डिफरेंस हो गया, बाकी तो क्लासरूम में ही सारी चीजें करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के वैश्वीकरण के युग में शिक्षा को महत्व देना चाहिए। व्यक्तित्व एकीकरण पर, भावात्मक एकीकरण पर, राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, तो किस पे देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की बात किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी बात की गई थी। तो ये आपको याद रखना, कल उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया भी था। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो सबसे ज्यादा जो उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ क्या है। विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, जोर जोर से पढ़ना, बालक की जन शक्ति का विकास, विद्यालय बनाना। तो बालक की जन जो शक्तियां हैं उनके उनका ही विकास शिक्षा का अर्थ कहलाता है। अब स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इस पे एक डेफिनेशन भी दी गई है कि बच्चों के अंदर जो उनकी खुद की जनजा शक्ति है उनका विकास करना ही टीचर का काम होता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो इसने बोला था, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, औपचारिकेतर साधन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये कैसा है, अनौपचारिक साधन में आता है। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही करेंगे।
इसके बाद आपके नेक्स्ट जो सेट रहेगा उसमें लेके आऊंगी मैं क्वेश्चंस। ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन जब बताइएगा कि ये नई सीरीज आपको कैसी लग रही है, या फिर कुछ इसमें चेंजेस करना है या कुछ भी, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है। और ये जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है या फिर जो फॉर्म भर चुके हैं उसमें भी एग्जाम्स होंगे, उन सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जितने भी बच्चे हैं जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो उनको इन सब चीज़ों का फायदा मिल सके। और इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।